Let's have the solution for this question paper. The first one is the boiling point of a liquid is increased. The option will be the B. The B will be the right answer. How? As we are going on the high altitudes, we know that boiling point is decreasing. So the contradict, the reversible will be that to increase the boiling point, we need to increase the atmospheric pressure, because on high altitude atmospheric pressure is decreasing. तो हाई एल्टीट्यूड्स में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटीएम जो है वो गिरता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी जो है, बॉइलिंग पॉइंट भी वो भी नीचे आती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसका रिवर्स क्या होगा कि हमको प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, तो एक प्रकार का प्रेशर अगर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी साथ साथ बढ़ेगी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग इट फ्रॉम 0 to 4 डिग्री। यहाँ पे करेक्शन कराया गया था दैट इट स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग और इट गोज टू एक्सपेंड बियॉन्ड, तो 4 डिग्री के आगे वो बढ़ना स्टार्ट होता है। पेंडुलम इज मेड ऑफ इनवॉर, इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स एक्चुअली अ अलॉय मेड ऑफ आयरन प्लस निकल। क्लियर? ओके, क्यों? क्योंकि गर्मी और ठंडी पे होने पर, मौसम के बदलने पर, टेम्परेचर चेंज होने पर नाइदर इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट नॉर टू गोज फॉर द एक्सपेंशन। अ ग्लास टॉपर ऑन अ बॉटल लूजन बाय वार्मिंग द नेक ऑफ द बॉटल, बॉटल के नेक को गर्म करने से उसका ढक्कन लूज हो जाता है। रीजन क्या है कि जो ढक्कन है, द कैप है, दैट स्टार्ट्स टू एक्सपेंड, वो फैल जाता है। किचन आर जनरली मेड ऑफ विच टाइप ऑफ द ग्लास, तो आप पायरेक्स आपको याद रखना है, इसका कोएफिशिएंट एक फैक्टर है। फिलहाल आप याद रख लीजिए कि क्रैक नहीं होता है सडनली गर्म और ठंडा डालने से। बाकी सॉरी, आपको ये बोर्ड मतलब बोरेक्स और ये पोटाश, इसके भी ग्लास होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जानने चाहिए। इसके अलावा फ्लिंट ग्लास भी एक होते हैं जिनके बारे में आपको जीके में दिमाग में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ हॉट लिक्विड इज पोर्ड इनटू अ थिक ग्लास टम्बलर इट क्रैक्स, द रीजन इज। यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है, कई लोगों को लगता है कि ये गुड कंडक्टर है क्योंकि तभी तो एक्सपेंशन होगा, बट ये गलत आंसर है। द राइट आंसर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो ग्लास होता है बेसिकली वो एक बैड कंडक्टर होता है, वो अलाउ नहीं करता है। बट क्या होता है जब आप गर्म चीज़ डालते हैं, देखिए एक्सपेंशन ऐसी बात है कि कई सारी चीज़ें जो अलाउ नहीं करती हैं वो भी ज़्यादा हीट लेने के बाद एक्सपेंशन तो हर कोई करेगा। आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई एक मेटल है या नॉन मेटल मानते हैं, सॉरी मेटल नहीं होगा, कोई एक नॉन मेटल लेते हैं, है ना, जैसे प्लास्टिक है, अब आप वो उसमें गर्म दिए तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई वो गर्म नहीं होता है, बट ऐसा तो नहीं है 100 डिग्री जाएगा तो वो मोल्टन स्टेट में पहुंच जाएगा तो फैलेगा ही, तो वो कोई तर्क नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जो ग्लास होता है, जो एक्चुअल ग्लास होता है वो पुअर कंडक्टर होता है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं कि वो ट्रांसमिट नहीं करता है हीट को, हीट को ट्रांसमिट तो करेगा, थोड़ा बहुत कम करेगा, पूरा बैड कंडक्टर तो नहीं होता है वो। तो उसमें क्या होता है कि सडन जो एक्सपेंशन होता है उससे क्या होती है, ग्लास जो ग्लास है वो क्रैक हो जाती है। अगला है वाइल मेकिंग अ ब्रिज, है ना, जैसे ये ब्रिज है, ये इसके ऊपर में रखा हुआ जो भी स्टील का रोलिंग है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके पहिए लगे रहते हैं ताकि अगर एक्सपेंशन हो तो आगे चल जाए और कॉन्ट्रैक्शन हो तो थोड़ा सा पीछे आ जाए। तो इसका आंसर आएगा कि भाई बिहाइंड इट इट इज द मेटेलिक थर्मल एक्सपेंशन। एक और है द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द कॉपर रॉड 3/2 टाइम्स। ऑब्वियसली वुडन तो एक्सपेंड होता नहीं है और ग्लास भी नहीं होता है एक्सपेंड, याद रखिएगा। फिर वही लॉजिक आता है कि भाई आप उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे, मोल्टन की स्थिति में आ जाएगी, पिघलने की स्थिति में आ जाएगी, तो उसको एक्सपेंशन नहीं मानते हैं, वो तो बियॉन्ड हो गया। अब रही बात प्लास्टिक और आयरन की, अब इसका वैल्यू देखिए 3/2। आपको लगता है कि प्लास्टिक इतना कम होगा, मतलब अच्छा खासा फैल जाता है भाई गर्मी देने से, तो ये आयरन होगा। तो कुछ लॉजिक का भी इस्तेमाल किया करिए। एवोपरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, हम जानते हैं क्योंकि वेपराइजेशन जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पर वेपराइजेशन होता है। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी, ये आपका लिक्विड है, अब यहाँ से एवोपरेशन होना है, ठीक। अब एवोपरेशन होना है बट ऑलरेडी यहाँ पे ये वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, तो ये कैसे वहाँ पर जाएंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं वो उनके लिए जगह ही नहीं बन रही, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी पानी के जो है बारीक बारीक जो है ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी हैं, मॉइस्चर है, तो उनको दिक्कत होगा। तो हम क्या बोलेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमिडिटी रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम स्लो। स्टॉप तो नहीं होगा, फास्ट भी नहीं होगा और सेम बोलना भी सही नहीं है। द एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर, आपको याद रखना चाहिए एम्पलीट्यूड क्या है,
ये वर्टिकल हाइट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं और ये लंबाई एक तरह से वाई एक्सिस में ली जाती है, तो मीटर ही होगा। हर्ट्स इज ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है, पर सेकंड। अब देखिए 1/सेकंड को ही हम लोग पर सेकंड कहते हैं। पर सेकंड किसका होगा, मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू जिसमें 1/ हम टाइम लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या लिखते हैं, 1/टाइम लिखते हैं। 1/टाइम के कारण ही 1/सेकंड होता है, जिसे अल्टीमेटली सेकंड टू द पावर -1 लिखते हैं। ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन वो ये एक यूनिट है, तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी ही आएगी। लाउडनेस ऑफ साउंड कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ऑफ कोर्स एम्पलीट्यूड। हमने पढ़ा था L प्रोपोर्शनल टू A², तो ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। लार्जर द सरफेस एरिया लाउडर द साउंड हर्ड, ये आपकी बुक में भी दिया है। एक छोटे ढोलक को बजाना और एक बड़े मृदंग को बजाने में अंतर होता है, आपने देखा होगा, है ना। यहाँ पे स्याही होती है, तो बड़े ढोलक को बजाने से ज़्यादा तेज आवाज़ आती है। क्वेश्चन नंबर 16, द लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज मेजर्ड ऑन अ स्पेशल स्केल कॉल्ड dB, डेसिबल। द सेफ लिमिट 0 to 80 dB, है ना। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, एबव 120 वाला चीज़, तो 0 to 80 एक सेफ होता है। अभी WHO का भी एक नया आया गाइडलाइन, उसमें देखिएगा 65 दिया हुआ है, अब उसने 65 dB को माना है ना। खैर, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड में आपको पढ़ाया गया था। इफ अ स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन इट्स एंड इट्स प्लग मोर क्लोजर, जैसे कि ये तार है और ये यहाँ पर बंधी हुई है, और यहाँ पर जैसे कि आपने यहाँ पे प्लग किया और ये यहाँ पर मतलब एक साइड से वो टाइट है, तो एक यहाँ पर हिट किया 0.1 पे, 0.2 पर और 0.3 पर, मतलब 0.3 यहाँ पर है। तो जितना आप इसके नज़दीक जाते जाएंगे, किस पॉइंट, एंड पॉइंट के, जितना एंड पॉइंट के पास जाते जाएंगे उतनी आवाज़ पतली आती जाएगी, है ना। तो ये आपको याद रखिएगा, जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उनको तो ऑफकोर्स पता ही होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा कि द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस विल बी हायर। और लास्ट है कि एक पोस्ट कार्ड जो है इज रब्ड स्लोली अगेंस्ट द टीथ। ये आपकी एक कंघी है ना। और अगर आप इसके ऊपर में, मतलब इस लेवल में एक बार रगड़ना है और एक बार थोड़ा सा इसको डीप लेके रगड़ना है। तो हमने इसमें क्या दिया है, द ग्रेव साउंड इज हर्ड बट इफ इट इज रब्ड फास्ट द साउंड बिकम्स श्रीलर। थोड़ा सा अगर आप इसको स्पीड में चलाएंगे, प्रैक्टिकल करके देखिएगा, बुक में भी दिया हुआ है, आपको आवाज़ थोड़ी बारीक सी आती है। खैर चलिए, अब आते हैं सेक्शन बी के ऊपर में। नेम द वे विच शोज नोट फ्रॉम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो सबसे खूबसूरत होगा, ऐसा मानिएगा, और रिपीटेड है, सेम है, तो ये होगा आपका आंसर। किसके लिए, ए के लिए। उसके बाद है सॉफ्ट नोट। ये हो गया सॉफ्ट, और श्रिल में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये हो जाएगी सी वाली आंसर। ये हो जाएगी सॉफ्ट नोट और ये हो जाएगा म्यूजिकल नोट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, स्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडिंग अ डिस्टेंस, हाउ इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट द फिलिंग ऑफ ए बकेट अंडर अ वाटर टैप बाय हियरिंग द साउंड। इसका आंसर ये होता है कि एक बर्तन होती है ऐसे करके, और मान लीजिए बीकर है, और इसमें पानी जो है बहुत नीचे लेवल पर है, और उसके अपेक्षा एक सेम, मतलब हमारे पास जार है विच इज़ हैविंग विद द हायर लेवल ऑफ वाटर। तो हमारे पास देखिए जो गैप है, एयर कॉलम ये है, और यहाँ पे फिर एयर कॉलम सिर्फ इतना ही है ना। थोड़ा सा एयर कॉलम है, ज़्यादा नहीं है, कम डिस्टेंस है। तो कैसे पता चलता है कि पानी भर गया है, तो इसका सिंपल सा है कि जिसका एयर कॉलम ज़्यादा होगा, है ना, जिसका एयर कॉलम इसका एयर कॉलम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन। मान लीजिए ये बी है, दिस वन इज द ए, सो एयर कॉलम ऑफ ए इज मोर देन द एयर कॉलम ऑफ बी। तो याद रखिएगा, जिसका एयर कॉलम ज़्यादा होगा, जहाँ हवा ज़्यादा होगी, जिसमें गैप ज़्यादा होगा, उसकी आवाज़ जो होगी वो ज़्यादा ग्रेव होगी और फ्लैट होगी, ठीक। जबकि जिसमें एयर कॉलम कम होगा, जहाँ पे गैप कम होगी, जहाँ साउंड मतलब वेव्स को गुजरने की जगह कम होगी, वहाँ पे श्रिल होगा, है ना। इसको इसलिए आप देखेंगे कि जब बर्तन में पानी जाता है तो पहले एक तेज आवाज आती है। दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द एयर कॉलम, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट वाटर विच इज कमिंग डाउन, इट गोज टू हिट द सर्फेस ऑफ द बकेट, द डाउन वन। सो विद द प्लास्टिक और द मेटेलिक वन, दैट्स व्हाई इट क्रिएट्स अ ह्यूज साउंड। और उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जब पानी भरते जाता है तो गुड़गुड़ की आवाज़ होती जाती है और वो कम होते जाती है। क्या कम होते जाता है, स्टार्टिंग में एक तेज गूंजने वाली आवाज़ होती है, ऐसा लगता है कि कोई चीज़ गूंज रही है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे गूंजना कम हो जाता है और एक बारीकपन आने लगता है, तो वो श्रिलनेस की निशानी है। तो एट लास्ट क्या होगा कि साउंड प्रोड्यूस बिकम्स मोर एंड मोर श्रिलर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू वेव्स ऑफ द सेम पिच हैविंग लाउडनेस इन द रेशियो 625 एंड 225। ये हमको दिया है, टू वेव्स का लाउडनेस दिया है एक रेशियो में। कई बच्चों ने गलत किया है, उसको हम बना लेते हैं लाउडनेस 1 प्रोपोर्शनल टू A1 का स्क्वायर, सिमिलरली लाउडनेस 2 प्रोपोर्शनल टू A2 का स्क्वायर। नाउ जस्ट कंपेयर L1 अपॉन L2, सो प्रोपोर्शनलिटी विल बी A1 अपॉन A2। Clear? Now loudness we are having. Loudness is 625 upon 225, and just remove this constant and take the is equal to A1 upon A2 square. So square will go on that side and it will become a square root. 625 can be written as 25 into 25, and here it can be written as 25 into 9. So we can cancel and we will have 25 means 5 square upon 3 square. So it will be cancelled with the square root. Ultimately, we will have the answer as 5 upon 3. It's not 15, not something else. Whatever you have written, you please analyze it. Now the third one, a metal plate is heated. State the three factors on which the increase in its area will depend. It's very simple question. कितना टेम्परेचर तक उसको बढ़ा रहे हैं, कितनी देर तक हीट दे रहे हैं, हाउ मच द क्वांटिटी एंड द अमाउंट ऑफ द हीट यू आर गिविंग, हाउ मच द एरिया वाज देयर। अगर प्लेट खुद ही बड़ा है तो उसका एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगा, है ना। मटेरियल किस प्रकार का मटेरियल है ना, गोल्ड है, आयरन है, उसके हिसाब भी होता है कि भाई क्या मटेरियल है, उसके हिसाब से क्या होता है, उसका एक्सपेंशन डिपेंड करता है। तो कई सारे फैक्टर होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द एनामलेस एक्सपेंशन ऑफ द वाटर? ये बहुत इजी है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 0 से 4 डिग्री के बीच में जब वाटर होता है, अगर 0 से 4 की तरफ जा रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एक्सपेंड इट गोज टू कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू आर डिक्रीजिंग गोइंग अहेड फ्रॉम द 4 डिग्री रीचिंग टू द 0 rather than going to contract it starts to expand। इसको अपने शब्दों में लिखना था। देन सेकंड क्वेश्चन हुआ टू वेव्स। अच्छा, इसमें एक चीज छूट गया, ये लाउडनेस तो निकल गई एम्पलीट्यूड के लिए, पिच जो रहेगा वो सेम रहेगा 1:1, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सेम पिच, तो यहाँ पे कुछ मैथमेटिकली करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर टू वेव्स है, फ्रीक्वेंसी 256 अपॉन 512 हर्ट्स। तो लाउडनेस बोलेगा तो क्या बोलेंगे लाउडनेस, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। क्या बोल रहा है, सेम एम्पलीट्यूड बोल रहा है, कुछ नहीं दिया मतलब वैल्यू कुछ नहीं दी है, सिर्फ लिखा है सेम एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे लाउडनेस क्या होगी 1:1, और पिच के लिए क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। बहुत इजी था एक्सपेरिमेंट, ये बुक में दिया हुआ है। ऐसे एक आपके पास बॉटल है, ये यहाँ पे बैलून है, वाटर ले लिए थोड़ा सा, आधा में हवा रखिए, गर्म करिए, एक्सपेंड होता है, एयर एक्सपेंड होकर इसमें फैल जाता है, बैलून बड़ा हो जाता है। ये काफ़ी था। एवोपरेशन क्या है मुझे को बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक आपकी बुक में दिया हुआ है ना, मास नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल रिमेन सेम। इंटरनल डायमीटर ये भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, एक्सटर्नल डायमीटर ये भी इंक्रीज होगा, और डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है बट मास नहीं चेंज हो रहा है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर अगर बढ़ता है तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू घटती है। जैसे 2/3, 2/4 और 2/5 और 2/6। अब देखेंगे इन सब में वैल्यू जो है घटना स्टार्ट हो रही है। थैंक यू।